हरियाणा के काफ़ी मशहूर सिंगर हैं गुलजार छानीवाला। उन्होंने अपने गाने में बड़ी खूबसूरत लाइन कही थी जो आज की सिचुएशन पर सूट करती है कि भारत के दो बेटे हैं, एक जवान तो दूसरा किसान। दोनों के लिए देश की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन जवान की शहीदी पर कम से कम मेडल और उसको सम्मान तो दिया जाता है। किसान की तो लाश को भी कोई नहीं पूछता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी होने वाली है। बहुत कुछ हुआ है देश में, लेकिन जब भी कुछ देश में होता है ना, तो आपको एक चीज़ कॉमन यहाँ पे भी दिखी होगी। ऑपोजिशन को हर बार कहना है कि सरकार का ये कदम है अथाह घटिया, एकदम बकवास। वहीं सरकार को कहना कि ये है हमारा मास्टर स्ट्रोक। सही कौन है, गलत कौन है, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है, कभी एंड ही नहीं हो सकती। लेकिन मीडिया इस टाइम पे बिजी हो गई है, क्योंकि मीडिया को पूरा बॉलीवुड जेल में डलवाना है। और जो लोग मीडिया में कवर कर भी रहे हैं ना, उनको देखकर हर बार लगता है कि ये सिर्फ सरकार की बुराई बुराई पढ़ के आते हैं, बाकी इनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैंने दोनों ही चीज़ों में किसकी बात करी है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्म बिल्स की, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक्ट्स बन चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए हैं। इस बिल से, इस एक्ट से किसान मायूस और गुस्सा हैं। इवन आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन है किसानों का, भारतीय किसान संघ, वो भी नाराज है। वो भी कह रहा है कि इस बिल में, इस एक्ट में कुछ कमियां हैं। वो सड़कों पे तो नहीं उतरे हैं, प्रोटेस्ट तो नहीं किया, पर वो भी नाखुश हैं इस चीज़ से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तीन एक्ट में से पहला एक्ट आता है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट में क्या क्या दिया गया उसको समझने से पहले आपको अब तक का सिस्टम समझना पड़ेगा कि अब तक का सिस्टम क्या था। तो अब तक किसान सरकारी मंडियों में जाते थे। आपने सुना होगा सरकारी मंडियां, जिनको APMCs भी कहा जाता है, वो अब तक भारत में कुल 7,000 हैं। तो अब तक किसान वहां पर जाते थे जहां पर उनको मिडलमैन मिलता था, जिसके पास सरकार की तरफ से लाइसेंस होता था। वो मिडलमैन क्या काम करता था? फार्मर्स और बायर्स के बीच का एक पार्ट होता था, वो जो फार्मर्स से उनकी उपज को खरीद के बायर्स को बेच देता था। तो अब क्या हो रहा है इस एक्ट में दोस्तों? दो बातें निकल कर आई हैं। पहली बात निकल कर आती है कि किसानों के ऊपर अब ना तो कोई इंटरस्टेट ना इंट्रास्टेट बैरियर रह गया। अब किसान जहां चाहे वहां डील कर सकता है। दूसरी बात निकल कर आती है, अब ये जो मिडलमैन का सिस्टम है ना, ये खत्म हो गया है। अब किसान मंडी के बाहर भी प्राइवेट बायर से डील कर सकता है खुद। तो दोस्तों, ये दो चीज निकल कर आई हैं इस एक्ट से। अब किसानों को ऑब्जेक्शन कहां आ रहा है? क्योंकि ये दो चीज सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, हम मानेंगे सुनकर कि किसानों को तो इस चीज से फायदा होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्शन कहां आ रहा है? तो ये बात करते हैं, किसानों को ऑब्जेक्शन कहां है। दोस्तों, हो सकता है कि इस एक्ट से किसानों को फायदा भी हो। अगर पिछले साल की गेहूं की MSP देखें ना, तो वो थी 1925 रुपए पर क्विंटल। और आगे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि किसानों को 2200 या 2300 रुपए पर क्विंटल गेहूं पे मिलता है, तो किसानों को फायदा है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, और किसानों का मानना है कि इसका उल्टा ही होगा, क्योंकि हमारे देश में 85% स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं। स्मॉल लैंड होल्डर्स किसको कहते हैं? छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अनाज प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1 टन या 2 टन, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो जो बड़े लैंड होल्डर्स हैं ना, उनके पास ज़्यादा अनाज मिलेगा, तो कंपनियां पहले वहीं जाएंगी, और वहाँ जब उनके पास पूर्ति हो जाएगी ना अनाज की, तो वो छोटे लैंड होल्डर्स के पास जाके उन पर अपनी मनमानी के रेट थोपेंगी। तो यहाँ किसान नुकसान में जाएगा। मान लीजिए किसान को 1600 रुपये पर क्विंटल देती है वो कंपनी, तो यहाँ तो किसान नुकसान में चला गया ना। बस यही किसान का ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो किसान दे रहा है, वो कह रहा है कि जब यहाँ मंडी के बाहर डील होने लग जाएंगी, तो ये APMCs तो बंद हो जाएंगी ना, ये मंडियाँ तो बंद हो जाएंगी। भाई, सरकार इसको मेंटेन क्यों करेगी जब यहाँ पे खरीद नहीं हो रही है? तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं BSNL को। BSNL एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क था, लेकिन जब से प्राइवेट कंपनियाँ आई हैं, BSNL की हालत क्या है इस टाइम पर आप सभी जानते हैं। तो वही ऑब्जेक्शन दे रहे हैं किसान यहाँ पे कि जब मंडियों में खरीद फरोख्त नहीं होगी, तो वहाँ पर
मेंटेन कैसे करेगी सरकार? अगर एक बार एपीएमसी बंद हो गई तो किसानों के पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर किसानों को इन्हीं प्राइवेट कंपनीज के रेट पर अपना अनाज बेचना पड़ेगा और इसके बाद किसान मजबूर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्शन जायज़ भी है। अगला एक्ट आता है दोस्तों, अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020। ये एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए मोहित ने अभी अपनी एक कंपनी खोली है, मोहित आटा कंपनी। वो अभी एक किसान के पास गया जब उसने किसान ने गेहूं को बोया है। अभी एक किसान के पास जाता है वो और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे गेहूं को खरीदूंगा इस प्राइस पर, और ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट और ये साइन हम कर देते हैं और इस प्राइस पर मैं तुम्हारे खरीदूंगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आगे चल के कितना भी गेहूं किसान प्रोड्यूस कर ले उसके बाद मोहित को उसी प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। तो इससे ना कभी कभी फायदा भी हो सकता है। मान लीजिए एक बार बम्पर फसल उगाई जाती है, कभी कभी होता है कि ज़्यादा फसल उग जाती है, तो उस टाइम बाजार में ना रेट नीचे चले जाते हैं। अब जब पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा तो मोहित को वो उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा, चाहे किसान दुगना तिगना प्रोड्यूस करके ले आए, पर मोहित को वो उसी रेट पर खरीदना पड़ेगा। तो इससे किसानों को फायदा भी हो सकता है, लेकिन किसानों का यहीं पे ऑब्जेक्शन है कि आगे चल के कंपनियां इसको कम भी कर सकती हैं। देखिए, कंपनी शुरुआत में ज़्यादा प्रॉफिट करवाती हैं अपने कस्टमर्स का। अब मान लीजिए मोहित शुरुआत में उसको फंडिंग मिल रही है मोहित को, तो वो किसान को ज़्यादा पैसे दे सकता है, किसान का ज़्यादा फायदा करा सकता है। लेकिन जब बिजनेस आगे बढ़ेगा मोहित का, तो मोहित के सामने अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में चलते रहते हैं। जब डाउन्स आया तो मोहित किसान का भी प्रॉफिट कम करवा देगा, किसान को भी पैसे कम देगा। यहाँ किसान बोल रहे हैं कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें 1600 रुपये ही दे। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी कभी देखा होगा ना, पेटीएम पहले कितना कैशबैक दिया करता था, बहुत ज़्यादा कैशबैक दिया करता था कभी कभी। अब उसके बाद पेटीएम पे आप देख सकते हैं उस पर क्या ही कैशबैक मिलता है, मतलब ख़त्म ही कर दिया पूरी तरीके से। चलिए, कैशबैक तो दोस्तों 50 या 100 रुपये मिलते थे, लेकिन ये फसल तो किसान की पूरी रोजी रोटी है। इसको किसान कैसे ऐसे ही रिस्क पे उठा सकता है कि आगे चल के पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए? ऐसे अंधेरे में किसान नहीं रह सकता। बस यही ऑब्जेक्शन है उसका। तो किसान चाहता है कि जो सरकार की एमएसपी है वो इस चीज़ में भी आ जाए। सरकार एक मिनिमम एमएसपी लगा दे कि इससे ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां प्राइस को नीचे नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, फिर तो ये वही सरकारी मंडियों वाली हालत हो जाएगी। तो फिर प्राइवेट किया ही क्यों है इस चीज़ को? तो ये तो मुश्किल है, लेकिन किसानों का ऑब्जेक्शन यही है। अब आता है दोस्तों तीसरा एक्ट, जो कि है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जो पहले दोस्तों मिडलमैन हुआ करते थे ना, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो सामान को स्टॉक करके रखें, मतलब सामान को इकट्ठा करके रखें। ये इलीगल था उनके लिए। लेकिन अब इस एक्ट में क्या है, जो प्राइवेट एजेंट्स हैं वो सामान को स्टॉक कर सकते हैं। उनको ये छूट दे दी गई है, थोड़ी सी ढील दे दी गई है उनको कि वो सामान को स्टॉक कर सकते हैं। तो अब किसानों का क्या ऑब्जेक्शन है? किसान कह रहे हैं कि ये लोग क्या काम करेंगे, अब जब अनाज सस्ता होगा उस टाइम पर अनाज को खरीदेंगे, इकट्ठा करेंगे और अगले साल किसानों को कहेंगे कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, तो हम अब आपसे 1400 रुपये में इसको खरीद सकते हैं। तो उससे किसान मजबूर हो जाएगा और यहां भी सिर्फ किसान ही फंसेगा। तो ये किसानों का ऑब्जेक्शन है इन तीनों एक्ट्स पे। अगर आपको इन तीनों एक्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नीचे इंडियन एक्सप्रेस का लिंक दे दिया, जाइए और उसको पढ़िए। पहले आपको बेसिक से समझाया गया उसमें, उसके बाद तीनों एक्ट्स के बारे में अच्छे से समझाया गया। तो जाइए उसको पढ़िए। अब आते हैं दोस्तों उस चीज पे जो कभी किसी सिचुएशन को नहीं समझ सकते। पॉलिटिशियंस कभी नहीं समझ सकते, देश में चाहे कुछ भी हो जाए, ये थोड़ी देर के लिए अपनी पॉलिटिक्स को थाम के देश के बारे में नहीं सोच सकते। मेरा यह कंसर्न नहीं है कि आप पॉलिटिक्स मत करो, आप विपक्ष हो, आप सवाल उठाना आपका काम है अगर कुछ गलत हो रहा है तो। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा तो ये क्या करते हैं, भीड़ को देखते हैं जो इमोशनल हो रही है और वहां पे जाके इनडायरेक्टली आग से भड़का देते हैं। यही सिचुएशन हमने सीए के टाइम देखी थी। भीड़ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या आग भड़काई गई, भीड़ दंगे पर उतर आई। यही चीज़ पता नहीं कब हो जाए। इन पॉलिटिशियंस से बच के रहिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इन लोगों से बच के रहिए, इनकी मत सुना करिए।
आपको जो भी प्रोटेस्ट करना पीसफुल करिए, देश में शांति बनाए रखें, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी चीज़ सीख लीजिए जो आपसे पहले बीत चुकी हैं। वैसे मुझे पता है कि मेरे साथ जुड़ा एक एक इंसान बहुत समझदार है, लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोचने लग गए कि यहाँ पर किसान गलत है? नहीं यार, बिल्कुल भी गलत नहीं है। उनकी एक एक मांग सही है यार, वो मजबूर है इस चीज़ के लिए। उनकी रोजी रोटी ही उनकी फसल है, तो वो फसल को रिस्क में नहीं डाल सकते फ्यूचर के लिए। जो इंसान 135 करोड़ लोगों की थाली तक खाना पहुंचा रहा है, आज वो इस चीज़ के लिए सड़क पर उतर आया है कि कहीं उसकी थाली का खाना न छिन जाए, कहीं उसकी थाली या उसके परिवार की थाली खाली न रह जाए। आज इनकी मजबूरी के आगे ना कोरोना का डर भी फीका पड़ गया है। हमारे सामने कितने केस आते हैं कि इस किसान ने सुसाइड कर ली, इस किसान ने सुसाइड कर ली, पर हम कितना रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे। हमारे लिए वो न्यूज़ क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि आज दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री से पूछताछ होने वाली है। पता नहीं ऐसी खबरें हमारे लिए क्यों किसानों से ज़्यादा या जवानों से ज़्यादा या देश की जीडीपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये मेरी समझ के बाहर है। खैर, न मेरे बोलने से कुछ हो रहा, राष्ट्रपति की मोहर इस चीज़ पर लग चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि किसानों की आगे सरकार सुने और इस चीज़ में कुछ सुधार करे। मैं नहीं कह रहा कि ये एक्ट गलत है या सरकार की इंटेंशन गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो सरकार से किसान चाहते हैं ना, वो उन्हें मिल रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये एक्ट में ज़्यादा कोई कमी नहीं है, बस किसानों को ज़्यादा पता है कि ये एक्ट सही है उनके लिए, गलत है। हम और आप बोलने वाले कुछ नहीं होते इस चीज़ में। तो बस देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं चलता हूँ, आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।